हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर थर्ड में। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक सी चीज़ों को पढ़ा था, कम्युनिकेशन के डिफिनीशन के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कम्युनिकेशन के कली की विशेषताओं के बारे में अर्थात कली की फीचर्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। इन सारी टॉपिक्स को हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर किया था। लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा था, सेंडर रिसीवर, इनकोडिंग डिकोडिंग, आपका चैनल हो गया, फिर फीडबैक हो गया। इन सारी चीज़ों को, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हमने लेक्चर नंबर सेकेंड में पढ़ा था। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर थर्ड में, हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा टाइप्स की पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, कितने टाइप्स होते हैं पूरी लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। अब सारी चीज़ें तो आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कौन कौन से टाइप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपका प्री बोर्ड का प्रैक्टिस सेट अर्थात ओरिजिनल मॉडल पेपर आ गया है, उसको आप देख लेंगे। पर सब्जेक्ट यानी कि हर एक सब्जेक्ट के तीन तीन सेट है, उन तीन सेट से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वो जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाकर के क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। या फिर जाकर के आप प्लेलिस्ट में प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च भी करेंगे पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, कितनी बड़ी लिस्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो यहाँ देखिए, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ देखिए, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। विजुअल कम्युनिकेशन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। गेस्चर कम्युनिकेशन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चार आपके यहाँ पे हो गए। फिर ऊपर देखिए, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन और ऑरल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिफिनेशन देता है, कभी कभी इसके फीचर्स अर्थात विशेषताएं पूछता है, कभी कभी इसके लाभ पूछता है, कभी कभी इसके ड्रॉबैक्स अर्थात कभी कभी इसके नुकसान को पूछता है। तो किसी टाइप से पूछ सकता है, लेकिन इन इन टाइप से, मतलब ये जितने टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको करिए कि आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी इसी करिए कि टाइप से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो आपका डिफिनेशन पूछे कि डिफाइन दी ओरल कम्युनिकेशन, या फिर आपका करिए कि कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन की विशेषताएं पूछे, लाभ पूछे, या फिर इसकी हानि पूछे अर्थात करिए कि ड्रॉबैक्स पूछे। फिर आपका हो गया इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली कभी कभी देता है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपके लाइन से जो आपको 6 दिख रहे हैं, ये 6 तो इंपॉर्टेंट है एकदम पूरे करिए कि आने के चांसेस, इसमें से करिए कि 2 आने के चांसेस काफी ज्यादा है, जिसमें से आपका ओरल रिटर्न हो गया, या फिर वर्बल नॉन वर्बल हो गया, या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन 6 को तो आप जरूर देखेंगे। और ऊपर जितने दिख रहे होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसमें से कम चांसेस रहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए, हम सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसी के माध्यम से हम आपको सारी चीजें बता देते हैं। हालांकि वो बहुत सारे टाइप्स की बहुत सारी लिस्ट थी, सभी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है और जो कहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही बस आपको पढ़ना है। और डिफिनेशन तो नोट्स में सारे हैं, उसको भी आप देख लेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरीके से बांटा गया है। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल के आधार पे, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज, स्टाइल और पर्पज के आधार पे। तो कम्युनिकेशन चैनल के आधार पे हम बात करें तो ये आपका दो प्रकार से है, दो भागों में है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। फिर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये दो भागों में बांटा गया है, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। फिर ऑरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी आपका दो भागों में बटा हुआ है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डिस्टेंस कम्युनिकेशन। वहीं अगर हम स्टाइल एंड पर्पज के आधार पर बात करें तो ये आपका दो भागों में है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहीं पे इसी डायग्राम के माध्यम से समझ लिए कि कौन कौन से टाइप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल के आधार पर बांटा गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले दिख रहा होगा। नॉन वर्बल मतलब कहिए कि जिसमें शब्दों का कहिए कि उपयोग न हो। जैसे क्या हो गया, जो कोई व्यक्ति है बोल नहीं पा रहा है, तो इशारे इशारे में बात कर रहा है, बॉडी के मूवमेंट के द्वारा बात कर रहा है, हाथ के इशारे से, आंख के इशारे से, फेस के इशारे से, मतलब इशारे इशारे में बात कर रहा है, उसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। कहिए कि
जिसमें शब्दों का उपयोग चाहे वो लिखकर हो चाहे वो बोलकर हो, ठीक है, उसमें शब्दों का उपयोग होता ही नहीं है, बस इशारे इशारे में जिसमें बात होता है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जिसमें शब्दों का उपयोग होता है। अब शब्दों का उपयोग तो भाई दो तरीके से हो सकता है। भाई मान लीजिए कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर बोलकर उसके साथ कर सकते हैं, या फिर कहिए कि लेटर लिख देंगे, कुछ लिख करके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिखने में भी तो शब्द आते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कहिए कि शाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार दो प्रकार से होते हैं, आप बोलकर कर सकते हैं या फिर लिखकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ गए वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप संचार इस तरीके से कर रहे हैं जिसमें आपका शब्द शब्द वगैरह आते हैं, और वो आपके रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, अर्थात बोल करके भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और लिख करके भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से हो गए। फिर ओरल कम्युनिकेशन में आएंगे, मौखिक संचार में आएंगे, तो इसमें आपके दो प्रकार हो जाते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डिस्टेंस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आप मौखिक संचार तो कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप सामने सामने हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है, तो आप बात कर रहे हैं, तो ये आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया। वहीं अगर आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी तो आपका ओरल कम्युनिकेशन है भाई, कहिए कि उसमें भी मौखिक संचार है, आप बात ही कर रहे हैं लेकिन आपका डिस्टेंस है, मतलब आप कहीं और हैं, आपका दोस्त कहीं और है, आप मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, वैसे बात कर रहे हैं, तो ये तो फेस टू फेस आपका कम्युनिकेशन होगा नहीं। वो तो आप कहिए कि डिस्टेंस पे हैं, तो वो आपका डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है तो मौखिक संचार ही है, तो ओरल कम्युनिकेशन ही, लेकिन आप दूरी पे हैं, आपका आप यहाँ हैं, आपका दोस्त कहीं और है, आप मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है। और जब सामने खड़े होकर के बात करते हैं तो ये आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। फिर यहाँ पे समझिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कहिए कि एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे किसी कंपनी की बात करें या फिर किसी डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए भी या फिर कहिए कि कम्युनिकेट करने के लिए भी एक प्रोफेशनल तरीका बना होता है कि हाँ इसी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। किसी स्टाफ को बुलाना है तो ये नहीं जैसे घर पे बुलाते हैं, इधर आ, ऐसे करके बुला देना है, या फिर कुछ भी डांट और देना है, उसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक तरीके प्रोफेशनल तरीका होता है कि हाँ इसी तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल की बात करें तो जनरल वे में आप घर पे रहते हैं जैसे बात करते हैं, रिश्तेदारों से, घर वालों से, जैसे भाई बहन से बात करते हैं वैसे नॉर्मली, रे तो जैसे कह के बुलाए, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। आई होप कि यहीं पे आप सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब सब एक एक करके हम सबका डिफिनीशन देखेंगे, इसके बाद से इसके डिफिनीशन के बाद से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये काफी जरूरी चीज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसकी विशेषताएं, ठीक है। ये बच्चे फंस जाते हैं, डिफिनीशन तो उनको याद रहता है लेकिन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह नहीं याद रहते हैं, तो फंस जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, हम तो ये जानते नहीं है। और जब सबकी बात करें, जिसके फीचर्स अर्थात विशेषताओं की बात करें और इसके लाभ की बात करें, तो ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अगर उसके कम्युनिकेशन के किसी टाइप्स के हम अगर विशेषता की बात करें और उसके लाभ की बात करें, तो लाभ और विशेषता इसमें दोनों एक ही में आ जाते हैं। अभी मैं आपको नीचे सारी चीजें बताऊंगा तो सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम शाब्दिक संचार कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। आप पीडीएफ जब कहिए कि ले लेंगे तो पीडीएफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वीडियो लेक्चर वगैरह देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीडीएफ में ऐसे व्यवस्थित किया गया है, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीजें व्यवस्थित है। आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना होता है, हिंदी यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। verbal communication is the use of words to share information with other people. It includes both spoken and written communication. Example, speaking, listening, writing, reading. यानी कि शाब्दिक संचार में अन्य लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए शब्दों का उपयोग होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया डायग्राम के माध्यम से। इसमें मौखिक और लिखित संचार दोनों शामिल है, उदाहरण बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना आदि, ठीक है। समझ गए आप शाब्दिक संचार क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें शब्दों का उपयोग होता है। अब शब्दों का उपयोग करके कम्युनिकेट करना दो तरीके से हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है आप देख ही सकते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसके एडवांटेज की बात करें या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अर्थात शाब्दिक संचार के लाभ या फिर विशेषताओं की बात करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि आपने लाभ पढ़ लिया और विशेषता पूछ लिया, अब आप सोचेंगे विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, या फिर इसके जगह पे फीचर्स करके भी दे सकता है, FEATURES, ठीक है। राइट द फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब बच्चे सोचेंगे ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, फीचर्स क्या चीज होता है। तो इसी कई तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता होता है, फीचर्स का मतलब विशेषता होता है। तो इन सारी चीजों को आपको देखते रहना। अगर मान लीजिए कि जो बच्चा लेक्चर नहीं देख रहा है, अगर डायरेक्टली पूछ दिया राइट द फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन या फिर राइट द फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, राइट द फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो वो तो सोच में पड़ जाएगा कि पता नहीं ये क्या चीज है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अब चूंकि हर एक की वर्ड मीनिंग की बात करें तो उसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो जो
भी आपसे एग्जाम में लेकर के पूछ ले और हिंदी में तो आपको देगा नहीं, फिर आप फंस जाएंगे। तो सारी चीजों को कवर जरूर कर लेना है कि किसका मतलब क्या होता है। एडवांटेज भी पूछ सकता है, डिसएडवांटेज एडवांटेज में आपका ड्रॉबैक्स करके पूछता है, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इसकी कमियां क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है। अब बच्चा जो डिसएडवांटेज केवल पढ़ा है, अब पूछ दिया राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, या फिर राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो वो सोचेगा ये ड्रॉबैक्स क्या है, हमने तो ये कहीं देखा ही नहीं था, ये क्या चीज होता है। जबकि उस बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि हाँ डिसएडवांटेज का मतलब इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स करके पूछ लिया है, वो सोच में पड़ जाएगा ये ड्रॉबैक्स टॉपिक तो हमने कहीं देखा ही नहीं था। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें जब लेक्चर वगैरह भी देखते रहते हैं तो सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर होते रहते हैं, और इसमें भी सारी चीजें मेंशन है नोट्स में भी, ठीक है। तो इसके एडवांटेज अर्थात कहिए कि लाभ और इसकी विशेषताएं क्या है जो आपका कहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले कि इसमें इमीडिएट फीडबैक आ जाता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन में भी टाइप्स होते हैं, तो अभी हम टाइप्स की कहिए कि विशेषता की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मली कहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन की कहिए कि विशेषता की बात कर रहे हैं, उसके लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो तत्काल प्रतिक्रिया यहाँ से आ जाती है, जैसे आप दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे वहां से भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसमें समय की बचत होती है, ये समय भी आपको आ जाता है। क्लियरिटी, इसमें स्पष्टता होती है, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। करेक्टनेस, इसमें कहिए कि यथार्थता होती है, इसमें कहिए कि गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई डाउट्स नहीं रहता है, सारे संदेह वगैरह आपके क्लियर हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस, आप निरंतर कहिए कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये नहीं कि हाँ कोई लिमिट है कि हाँ 2 ही मिनट आपको कम्युनिकेट करना है, 5 ही मिनट आपको कम्युनिकेट करना है। आपकी मर्जी, आप जितना लिख करके या फिर जितना बोल करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं उतना कम्युनिकेट कर सकते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तत्काल कहिए कि समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे आप बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, मौखिक संचार कर रहे हैं, तो आपको कोई समस्या है कि अरे ये पूछना है, ये बताओ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उधर से तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यही कहा गया है कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समस्याओं का तत्काल यहाँ पे समाधान हो जाता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हमने वर्बल कम्युनिकेशन के डेफिनेशन को देखा, वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखा। अब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वही आपका ओरल कम्युनिकेशन है, मौखिक संचार है, रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन को देखेंगे, मौखिक संचार क्या होता है। तो oral communication is the exchange of information and ideas through spoken words. It can be directly in a person in a face-to-face interaction or through an electronic device। यानी कि जो मौखिक संचार है वो एक प्रकार का क्या है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी कि बोल करके जब आप संचार करते हैं उसे हम मौखिक संचार कहते हैं। ये आपका डायरेक्टली फेस टू फेस भी हो सकता है और कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा चार्ट के डायग्राम के माध्यम से कि फेस टू फेस भी आपका हो जाएगा और डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी आपका हो जाएगा। तो डिस्टेंस में क्या होगा, किसी न किसी डिवाइस का आपको उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल से फोन से बात कर रहे हैं, आप कहीं और हैं, आपका दोस्त कहीं और है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू बात होगा और यही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट्स वगैरह, टेलीफोन और मोबाइल फोन, रेडियो ईटीसी। अब रेडियो की बात करें, रेडियो भी कम्युनिकेशन का ही करिए कि एक टूल है, लेकिन ये वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल है, यानी कि उधर से केवल इन्फॉर्मेशन आएगी, इधर से आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी सूचना आप भेज नहीं सकते हैं। ये वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है। तो ये सारे इसके कहिए कि ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आप बात कर रहे हैं तो वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन बोल करके ही बात करेंगे, वीडियो चैट्स, टेलीफोन और मोबाइल फोन, रेडियो ईटीसी, ये आपके कहिए कि ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में आप देखते रहेंगे, बस आप समझते चलिए। एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के लाभ या फिर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस है, देखिए नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी नहीं रहती है। सपोज कीजिए कि आप मौखिक संचार कर रहे हैं तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जैसे अभी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, सामने आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स क्रिएट होंगे आप तुरंत पूछेंगे, नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप अपने दोस्त से लाइव खड़े होकर के क्लास में, स्कूल में, कहीं भी मान लीजिए कि बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना नहीं रहती है। जो भी आपके डाउट्स है तुरंत आप पूछेंगे, नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब बताओ, तो तुरंत आपको तुरंत फीडबैक देगा कि हाँ ये हो गया, ऐसे हो गया, इसका ये होगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि सेफ टाइम, समय बचाता है। जैसे अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, इसी में ही वर्बल के फॉर्म में ही आपका ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन आता है। तो रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा समय लगता है कि आप भाई लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, वो आप कहिए कि जमा करेंगे जाकर के पोस्ट ऑफिस में, फिर वो जाएगा, उसको मिलेगा, फिर वहां से वो फीडबैक देगा, कई दिन लग जाएंगे। लेकिन वही अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट आपको हो जाता है, चलिए हम यहाँ से फोन पे बात कर रहे हैं या फिर फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसमें कहिए कि आपका समय काफी ज्यादा बचता है, तो सेव टाइम यानी कि समय बचाता है।
फिर क्लियरिटी, देखिए डिफिनेशन के अगर हम एडवांटेज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कम्युनिकेशन के टाइप्स में उसके लाभ वगैरह वही हैं, थोड़े बहुत अंतर होते हैं। तो कुछ टॉपिक जैसे ये है, सेव्स टाइम है, क्लियरिटी है, करेक्टनेस है, तो ये तो आप सभी कम्युनिकेशन के टाइप्स में अगर एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषता पूछता है तो ये तो आपका सभी में आ जाएगा, ठीक है, कि समय बचाता है, क्लियरिटी उसमें स्पष्टता होती है, करेक्टनेस यानी कि शुद्धता होती है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स ये भी हो जाएगा। ये जिसे रिटन कम्युनिकेशन में तो नहीं होगा, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में प्रोसेस उसमें कहिए कि लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, तो वो तो आपका इमीडिएट फीडबैक या फिर क्विक रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। लेकिन और सारी कम्युनिकेशन के टाइप्स में उसके लाभ वगैरह में, विशेषता वगैरह में ये सारी चीजें आ जाएंगी। कुछ कुछ टॉपिक्स कॉमन भी होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ कहिए के पॉइंट्स हैं जो कॉमन है, वो सभी टाइप्स के कम्युनिकेशन के लाभ और विशेषताओं में आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया, क्लियरिटी स्पष्टता होती है, करेक्टनेस शुद्धता भी होती है, क्विक रिस्पॉन्स आपका तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है, कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं होती है। गुड स्पीकिंग स्किल्स, अच्छा बोलने का कौशल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप बार बार जब ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी प्रोफेशनल आदमी से, किसी कंपनी में बात कर रहे हैं, कहीं पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका अच्छा बोलने का आपका कौशल आ जाएगा, गुड स्पीकिंग स्किल हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एल छूट गया है, ठीक है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, आप देख लेंगे। तो गुड स्पीकिंग स्किल आपका करिए कि स्पीकिंग स्किल काफी अच्छा हो जाएगा। होता है ना कि जैसे आप कंपनी में है कहीं या फिर क्लास में है तो थोड़ा अच्छा खासा बोलते हैं, प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेटर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो जाएगा पढ़ाई पीरियड में ही, तो जॉब मिलने में भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा खासा है, आप प्रोफेशनल तरीके से बोल लेते हैं, तब जॉब मिलने में भी, इंटरव्यू वगैरह में भी कोई समस्या नहीं होती है। फिर देखिए एक्सपीरियंस इन स्पीकिंग, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा करिए मिस टाइप हो गया है, एक्सपीरियंस इन स्पीकिंग के बोलने में निपुणता, वही गुड स्पीकिंग स्किल मतलब वही होता है बोलने में निपुणता, आप बोलने में निपुण हो जाएंगे। और नो हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप बोल लेंगे, ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा कम्युनिकेट करते समय किसी से। जैसे कभी कभी होता है, आप वाइवा में जाते होंगे, तो वाइवा में क्या होता है, हालत खराब हो जाती है खड़े खड़े कि क्या बोलेंगे, कैसे डर लगता है। या फिर जब आप पहली बार जब आप इंटरव्यू देंगे, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आगे चल के जैसे आप करिए कि फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, तो फिफ्थ सेमेस्टर से आपका इंटरव्यू वगैरह चालू हो जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे हेजिटेट करते हैं कि अरे पता नहीं क्या पूछ लेगा। आता भी है, क्वेश्चन का आंसर आता भी है, फिर भी वो बता नहीं पाते हैं, अरे डर लगता है, मतलब अंदर से कहिए कि एक तरीके से डर की फीलिंग आती है कि हम नहीं बता पाएंगे, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब बार बार आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हर एक आदमी से बात करते रहते हैं, तो बाद में आपका इतना कहिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि आप कहीं भी बात करें, इंटरव्यू में जाएं या फिर कहीं भी कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पे हेजिटेशन, हिचकिचाहट वगैरह नहीं रहती है, डायरेक्ट एकदम एक सुर में आप बोलते जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, देखिए दोनों चीजें मेंशन है, ड्रॉबैक्स भी आपसे करके पूछ सकता है, डिसएडवांटेज भी आपसे करके पूछ सकता है कि बताइए ओरल कम्युनिकेशन के अंदर मौखिक संचार के नुकसान क्या है, कमियां क्या क्या हैं, या फिर रिटन कम्युनिकेशन के, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, सबके पूछ सकता है। तो इसके देखिए सबसे पहला जो कहिए डिसएडवांटेज अर्थात ड्रॉबैक्स है ओरल कम्युनिकेशन का, प्राइवेसी इशू भी रहता है, गोपनीयता की कमी रहती है। मान लीजिए कि आप कहीं खड़े होकर के किसी सीक्रेट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पता चले कोई सुन ले, ठीक है, या फिर मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो उसमें भी होता है कि कभी-कभी देखते हैं कोई रिकॉर्ड कर लेता है या फिर इस तरीके की चीज़ें आ जाते हैं, या फिर कभी-कभी मान लीजिए कि कोई लंबा केस हो जाता है, तो आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है विभाग के द्वारा, सारी चीज़ें जाँच हो जाती है, तो प्राइवेसी इश्यू भी रहता है। नो परमानेंट रिकॉर्ड, कोई अस्थायी रिकॉर्ड नहीं रहता है। अस्थायी रिकॉर्ड से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन में आपने फेस टू फेस बात किया या फिर मोबाइल फ़ोन पे बात किया, आपने मान लीजिए कि रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, तो ये तो एक तरीके से बात किया, बात खत्म हो गई। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है कि आपने लेटर लिखा है, मेमो लिखा है, किसी को नोटिस लिखा है, वो भेजा है, तो एक परमानेंट रिकॉर्ड बना रहता है, व्यवस्थित रहता है। बाद में कोई मामला फंसता है तो आप दिखाएंगे, देखिए हमने ये लिखा था आपको, ये आपको भेज दिया था। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसी चीज नहीं है, तो इसमें देखिए नो परमानेंट रिकॉर्ड, कोई अस्थायी रिकॉर्ड नहीं होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसमें भाषा की भी समस्या होती है। जैसे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे जिले के होते हैं या फिर बहुत सारे स्टेट के लोग होते हैं। कोई मान लीजिए कि तमिलनाडु का है, कोई मान लीजिए कि यूपी का है, यूपी वाला हिंदी जानता है, तमिलनाडु वाला तमिल जानता है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही तरीके से, क्योंकि कहिए कि यहाँ पे भाषा की प्रॉब्लम है, भाषा की समस्या है, उसको कुछ और भाषा का नॉलेज है, आपको कुछ और भाषा का नॉलेज है। तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, ओरल कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें लैंग्वेज की समस्या आती है। किसी को कुछ और भाषा का नॉलेज है, आपको कुछ और भाषा का नॉलेज हो, तो इसमें कहिए कि ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ पे जो लैंग्वेज है, भाषा है, इसकी समस्या आती है। ये आपका ओरल कम्युनिकेशन में भी आ जाएगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि भाई आप जब पत्र लिख रहे हैं, आप मान लीजिए कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, किसी को लिख रहे हैं, वहां पे गया तो पता चले किसी आप विशेष पर्सन को लिख रहे हैं, उसको कोई और भाषा आता है, तो ये तो टॉपिक दोनों में आ जाएगा।
आप ओरल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स में इन दोनों चीज़ों को, इस चीज़ को दोनों टॉपिक में मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो, ठीक है। फिर कॉस्टली, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है इफ़ कम्युनिकेट टू डिवाइस। अगर आप डिवाइस से बात करते हैं, जैसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं खड़े होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन से बात करें, तो भाई मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज वगैरह चाहिए कि नहीं, और रिचार्ज कितना महंगा हो रहा है आपको मालूम है, तो ये कभी-कभी महंगा भी पड़ जाता है आपके लिए। बैड राइटिंग स्किल, अब चूँकि यहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल आप बोल कर के बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लिखने में कहिए कि लिखने की जो निपुणता है वो थोड़ी-सी आपकी खराब हो जाएगी, खराब लेखन कौशल हो जाएगा, क्योंकि बार-बार आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बात करके ही कर रहे हैं, लिखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैड राइटिंग स्किल हो जाएगा। तो ये इसके कहिए कि ड्रॉबैक्स है, अर्थात कमियाँ हैं, डिसएडवांटेज हैं आपके ओरल कम्युनिकेशन के। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। तो लिखित संचार क्या है? Written communication is a form of communication that uses written or typed words, symbols, signs, etc. to share information. एग्जाम्पल्स में देखिए, लेटर, डॉक्यूमेंट्स, एसएमएस, चैट्स, मेमोज, मेमोरेंडम जिसे कहते हैं, आगे ये सारी चीज़ आपको पढ़ना भी है। ईमेल, रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स, एजेंडास, अनाउंसमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के बुक्स वगैरह हो गए, तो ये आपके क्या होते हैं, सारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में क्या, जब आप लिख करके संचार करते हैं, किसी को लिख करके संचार करते हैं, या फिर वो आप किसी को प्रिंट करा करके भेजते हैं, लेटर वगैरह प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, कोई सिंबल वगैरह, साइन वगैरह भी हो सकता है, उसको जब आप शेयर करते हैं तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। अथवा में देखिए एक और डिफिनेशन दिया गया है, रिटन कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ मैसेज दैट यूटिलाइज रिटन वर्ड्स, यानी कि जो भी मैसेज आपका रिटन वर्ड में है, अगर आप किसी को भेजते हैं रिटन शब्दों में, यानी कि लिखित कलिए के तरीके से है, तो आपका कलिए के लिखित संचार कहलाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यह क्या होता है कि व्यावसायिक संचार का सबसे सामान्य रूप है। जाहिर सी बात है, आप देखे होंगे फैक्ट्री में, कंपनी में, वो सारी चीज़ें। अब तो नॉर्मल वे में आप चलेंगे नहीं कि आप किसी से, मान लीजिए कि आप घर पे या फिर अपने दोस्त से या फिर आप कहीं और रह के पढ़ाई करते हैं और अपने भाई को आप कोई सूचना देना चाहते हैं, तो आप उसको लेटर तो लिखेंगे नहीं। ये सब काम कहाँ होता है, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, ये सारी चीज़ें कंपनी में होते हैं, डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में ये सारी चीज़ें चलती है। कॉमनली तो ऐसे नहीं चलती है, इनफॉर्मली नहीं चलती। अभी आपने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो वही सारी चीज़ें हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो आपका प्रोफेशनल हो गया, किसी कंपनी में, किसी कॉलेज में, स्कूल में। इनफॉर्मल मतलब जब आप घर पे लिखते हैं नॉर्मल वे में, किसी को, अपने दोस्त वगैरह को कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं दोस्त वगैरह के साथ, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। अभी आगे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ मैसेज, किसी भी प्रकार का मैसेज हो, बस वो रिटन वर्ड्स में हो, तो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। और इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर देखिए इसके हम देखते हैं एडवांटेज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लाभ और विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन का सबसे एक बड़ा लाभ है, वो है परमानेंट रिकॉर्ड। इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बना रहता है, चाहे आपने लेटर लिखा, नोटिस लिखा, किसी के साथ कम्युनिकेट किया लेटर लिख करके, या अपने लेटर लिख करके उसको भेज दिया, तो वो एक तरीके से आपका परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब कहाँ पे पेज कहिए कि पेज पे लिखा हुआ है, तो वो एक आपका परमानेंट रिकॉर्ड बना रहता है। क्लियर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। आप जो भी चीज़ को लिखना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से लेटर में, नोटिस में लिख करके उसको भेज सकते हैं, कम्युनिकेट इस माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर इंटरप्रिटेशन रहता है। क्लियरिटी, करेक्टनेस मैंने आपको कहा, तो ये सारी चीज़ों में आ जाएंगी। स्पष्टता रहती है, यथार्थता रहती है, शुद्धता रहती है, ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह, ये सारी चीज़ में आपके आ जाएंगी। राइटिंग स्किल आपका बेटर हो जाएगा, यानी कि गुड राइटिंग स्किल और गुड रीडिंग स्किल। जाहिर सी बात है, इसमें तो आपका स्पीकिंग स्किल बेटर होगा नहीं, क्योंकि आप लिख करके संचार कर रहे हैं, तो आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा हो जाएगा, उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, और आपकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी जब आप बार बार लिख करके संचार करेंगे तो। और रीडिंग स्किल, आप भाई जाहिर सी बात है लिखेंगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे भी उसको, जब आप लिख रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे भी, तो आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपके कहिए कि जो मौखिक संचार है, ओरल स्पीकिंग स्किल है, वो कहिए कि आपका बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख करके ही और कहिए पढ़ करके ही, मतलब मन में पढ़ते रहते हैं, जो भी चीज़ आप लिखते रहते हैं मन में पढ़ते रहते हैं, तो आपके कहिए कि रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, गुड रीडिंग स्किल हो जाएगी, और गुड आपकी राइटिंग स्किल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हिंदी में नीचे मेंशन है। अब इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं, अर्थात कहिए कि ड्रॉबैक्स को देखते हैं। इसके लिखित संचार के नुकसान क्या क्या है। तो सबसे जो बड़ा नुकसान है, डिले इन कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। इमरजेंसी में आप तो रिटन कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, पता चले कि इमरजेंसी सब मामला हो गया और अभी तक उसके पास सूचना ही नहीं पहुंचे, ठीक है। तो डिले इन कम्युनिकेशन, संचार में काफ़ी ज़्यादा देरी होती है। जैसे कि अगर आप लेटर ही लिख रहे हैं, किसी को नोटिस ही लिख रहे हैं, तो भाई लिखेंगे, फिर उसको किसी माध्यम से भेजेंगे, जब भेजेंगे उसके पास पहुंचेगा, तो वो कुछ दिन बाद जाकर के आपको रिप्लाई देगा, तो फिर वो आएगा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इमरजेंसी में तो आप ये कर नहीं सकते हैं। तो इसमें यही है एक कि आपका एक जो सबसे बड़ा नुकसान है कि संचार में काफ़ी ज़्यादा देरी होती है।
नो इमीडिएट फीडबैक, तुरंत आपको कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, काफ़ी समय लगता है। इधर से आपने कुछ भेजा, उधर पहुंचा, फिर वो देखेगा, फिर उधर से रिप्लाई करेगा, 1-2 दिन उधर लगेंगे, तो कोई आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाएगा इसमें, मतलब क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें लंबा समय लगता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का भी अभाव रहता है कि भाई आप जो चीज़ भेज रहे हैं, कोई सीक्रेट चीज़, कोई कोड भेज रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं सीक्रेट चीज़ लेटर पे, वो आपका कहिए कि लीक हो जाए, तो इसमें कहिए कि प्राइवेसी का इशू भी रहता है। लैक ऑफ सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता का भी अभाव रहता है। कॉस्टली भी पड़ता है, ओरल कम्युनिकेशन की अपेक्षा ये आपका महंगा भी पड़ता है। टाइम टेकिंग, समय भी आपका लगता है। अनसुटेबल फॉर इलिटरेट पर्सन, यानी कि अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। जाहिर सी बात है, जब आप अनपढ़ हैं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, लेटर, नोटिस वगैरह ये सारी चीज़ें, किसी को कुछ लिख के भेजना है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे सारी चीज़ों को, तो ये अनसुटेबल है इलिटरेट पर्सन के लिए। जो अनपढ़ व्यक्ति है उनके लिए ये सूटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, वो लिखित तरीके से संचार वगैरह नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। अब आती है बारी आपके ओरल कम्युनिकेशन में ही, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने का संचार। तो इट इज ए पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मीटिंग, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, इटीसी, यानी कि यह मीटिंग, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू आदि के रूप में मौखिक संचार का एक हिस्सा है। जाहिर सी बात है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए या फिर लेक्चर वगैरह ले रहे हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह में है, तो ये एक तरीके से आपका फेस टू फेस ही कम्युनिकेशन होता है। फिर अब आप कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें आपका देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये तो आपका कहिए कि फेस टू फेस होता है, लेकिन डिस्टेंस पे भी रहता है, लेकिन होता तो फेस टू फेस है। तो ये सारे आपके इसी में फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। एक और इसका डिफिनेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज व्हेन टू और मोर पीपल सी एंड फिजिकली इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इट इज आल्सो नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। इसको पर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आमने सामने संचार तब होता है जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को देखते हैं, मतलब कि सामने हैं, और शारीरिक रूप से बातचीत करते हैं। इसे व्यक्तिगत संचार के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसका कहिए कि एक और नाम है पर्सनल कम्युनिकेशन। अब पर्सनल कम्युनिकेशन मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं, इसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, क्विक रिस्पॉन्स, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। फेस टू फेस बात करेंगे तो क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन में कहिए कि स्पष्टता होगी, यथार्थता होगी, सेफ टाइम, समय बचाता रहेगा। ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं। टू और मोर पीपल पार्टिसिपेशन, दो से अधिक लोगों की भागीदारी, यानी कि चाहे कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में 2000 लोग आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने लोग चाहें कम्युनिकेट कर। इसमें कोई लिमिट तो है नहीं कि हाँ नहीं, जैसे आप फोन कॉल पे बात करें, एक आदमी इधर से बात करे, एक आदमी उधर से बात कर रहा है, चलिए वहाँ पे भी लोग हैं, 2-4 आदमी हैं, ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करें तो जितने लोग इकट्ठा हो गए, चाहे जैसे 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 मर्जी, उनकी मर्जी, तो जितने लोग चाहें, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इतने लोग ही ऐसे ही बात करेंगे। या फिर आप लेटर लिख करके, जैसे रिटन कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, तो 1000 मान लीजिए, ये नहीं कि हाँ 1000 लेटर लिख देंगे आपका जल्दी से पहुंच जाएगा, नहीं, एक एक करके आपको, जैसे कि आपने 1 या फिर 2 लेटर लिखा तो आपका पहुंचेगा, इसका भी प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें कोई जो आपका कहिए कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने लोग बात करेंगे। आप इसमें कोई मतलब कि 10 लोग, 5 लोग, 50 लोग, 100 लोग चाहे एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं होती है, ठीक है। ईजियर टू कन्विंस पीपल, ठीक है, लोगों को समझाना आसान होता है। भाई आप जब फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे तो इमोशनली आप अटैच होंगे। जैसे कभी कभी झगड़ा लड़ाई होता है तो कोई जाता है पास में, देखो ऐसा नहीं था, ये नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है कि वो पिछला गलत है, लेकिन तुम सही हो, तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट होता है यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, तो कोई समस्या नहीं होती है, अगला थोड़ा बहुत समझ भी जाता है। तो यही कह रहा है कि ईजियर टू कन्विंस पीपल, यानी कि लोगों को समझाना आसान होता है। या फिर किसी टॉपिक के बारे में किसी को समझाना है और आप फेस टू फेस वहाँ पे अवेलेबल है, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आसानी से आप उसको समझा देंगे कि नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर नो कॉस्ट, इसमें कोई लागत नहीं आती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन, वही मैंने आपको बताया कि इमोशनली आप अटैच रहते हैं तो मजबूत बनता है, व्यक्तिगत संबंध मजबूत हो जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान होता है और समझाने में भी आसान होता है। फिर देखिए डिसएडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, प्राइवेसी इशू, वही है, प्राइवेसी इशू रहता है। नो परमानेंट रिकॉर्ड, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बैड राइटिंग स्किल और पोल्यूशन प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए पोल्यूशन रहेगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। प्रदूषण की भी समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा बोलेंगे या फिर एक साथ कई लोग इकट्ठा होंगे इधर उधर की चीज़ें, तो यहाँ पे पोल्यूशन की भी समस्या होती है। अब आपका आता है नेक्स्ट, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दूरस्थ संचार। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन फिजिकल गैप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के दौरान प्रेषक अर्थात सेंडर और रिसीवर के बीच भौतिक अंतर को दूरस्थ संचार कहता है। यानी कि आप अवेलेबल नहीं है, एक पास फिजिकली कह लिए कि आप उपलब्ध नहीं है, आपके बीच गैप है, आप कहीं और हैं, दूसरा व्यक्ति कहीं और है, आप संचार कर रहे हैं, तो आपका
डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहलाता है। एडवांटेज क्या है डिस्टेंस कम्युनिकेशन के, तो इसमें भी इमीडिएट फीडबैक आ जाता है। भाई आप बात तो बोल करके ही कर रहे हैं, आप फोन से कर रहे हैं मान लीजिए कि, या फिर किसी और माध्यम से कर रहे हैं, तो इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाएगा। करेक्टनेस, क्लियरिटी, प्राइवेसी इशू, तो ये तो सारी चीज़ें सब में कॉमन है। परमानेंट इसमें भी रिकॉर्ड बना रहता है, ठीक है। अब डिस्टेंस कम्युनिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी दो तरीके हो जाते हैं। ऐसे तो मान लीजिए कि नॉर्मली आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, तो ऐसे भी रहता है कि चलिए आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो अलग की चीज़ है, लेकिन आप चाहें मोबाइल फ़ोन से जब बात कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है कि इसमें भी परमानेंट आपका रिकॉर्ड बना रहता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। फिर समय बचाता है, कोई डाउट्स वगैरह नहीं रहता है, और कॉस्ट रिडक्शन, लागत में भी थोड़ी बहुत कमी रहती है अकॉर्डिंग टू रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग जाते हैं, लेकिन इसमें आपका थोड़ा बहुत कम चार्ज लगता है अगर आप मोबाइल फ़ोन से या फिर अन्य किसी माध्यम से रिटन कम्युनिकेट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आइसोलेशन, एकांत हो जाते हैं आप। जाहिर सी बात है, अभी आपने कोविड काल में देखा होगा कि सब एकांत अलग अलग पड़े हुए थे, जो जहाँ पे था जैसे था वैसे पड़ा था। तो अगर आप मान लीजिए कि फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इमोशनली भी आप अटैच होते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन आप कहीं और से कम्युनिकेट कर, जैसे आप कहीं सपोज कीजिए कभी आप स्टूडेंट ही हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप रूम लेकर के कहीं रहते होंगे, अपने हॉस्टल में रहते होंगे। फिर आप कहिए कि घर पे बात करना होगा आपको, तो घर पे क्या होता है, कभी कभी फ़ोन से बात कर लेते होंगे या फिर ऐसे बात कर लेते होंगे फ़ोन से या फिर वीडियो कॉल से। लेकिन थोड़ा सा कहिए कि इमोशनली आप अटैच नहीं होते हैं, तो आप एक तरीके से अपना अपने आप को एकांत महसूस करते हैं कि अरे घर पे काफ़ी अच्छा था, जब छुट्टी मिलेगी तो घर जाऊँगा, यहाँ पे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो कह लीजिए कि आइसोलेट यानी कि एकांत तरीके से आप हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं एक तरीके से, ऐसे कह लीजिए। फिर देखिए सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क भी आपका टूट जाता है, काफ़ी दूर हो जाते हैं लोगों से, अपने गाँव से, अपने मोहल्ले से, जहाँ भी आपको अच्छा लगता था वहाँ से काफ़ी दूर हो जाते हैं। अकेले में अगर आप रहते हैं, अकेले से बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से डेली, घर पे भी बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात करें, तो आप एक तरीके से अकेले पड़ जाते हैं। सामाजिक तौर पे कहिए कि सामाजिक संपर्क आपका टूट जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफ़हमी की भी कभी-कभी इसमें समस्या रह जाती है। कैसे रह जाती है कि भाई फ़ोन ही पे आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट होता है, फेस टू फेस बात करते हैं, वहाँ पे बात कुछ और होती है कि इमोशनली सबको कहिए कि समझा लिया जाता है, फेस टू फेस रहते हैं, तो कभी-कभी झूठ बोलने में भी कहिए कि लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं ये समझ जाएगा ये। लेकिन कहिए कि मोबाइल पे तो पता नहीं कैसे-कैसे, क्या-क्या, कितना झूठ वगैरह बोला जाता है, आप तो जानते ही होंगे। फिर ट्रस्ट का भी इश्यू रहता है, वही जब इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे विश्वास की समस्या तो आएगी, विश्वास की कमी आएगी ही। अकेलापन, वही सारी चीज़ें हैं, एक और आइसोलेशन या फिर कहिए कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन। फिर आपका देखिए नो इमोशनल बॉन्ड, वही कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। और टेक्निकल डिफिकल्टीज, कभी-कभी कहिए कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया, अब मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी पड़ा है, ठीक है, आप अपने भाई को, आप कहीं और हैं, आप अपने भाई को कुछ बताना चाहते हैं कि ये इमरजेंसी आ गई, जल्दी ये काम करो, और पता चले कि आपका मोबाइल ही खराब हो गया, मोबाइल में नेटवर्क चला गया, कोई और समस्या आ गई, तो टेक्निकल डिफिकल्टीज इसमें होती है, जिसके चलते कहिए कि ये इसके जो डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, इसके नुकसान है, इसके चलते कहिए कि काफ़ी सारी समस्याओं का सामना कभी-कभी आपको करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, अब इमरजेंसी है, पता चले कि आपका मोबाइल ही खराब हो गया, डिस्टेंस कम्युनिकेशन के तौर पे वही अगर आप फेस टू फेस अवेलेबल हैं, तो कोई सिस्टम खराब होने का चांस ही नहीं है। तो ये इसके सारे कहिए कि ड्रॉबैक्स अर्थात डिसएडवांटेज हैं किसके? डिस्टेंस कम्युनिकेशन के। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार। इसमें क्या होता है, जब देख करके संचार होता है, ठीक है। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ ग्राफिक और विजुअल मीडियम। एग्जांपल में ग्राफ हो गया, डिजाइन हो गया, फोटो हो गया, पोस्टर हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया। वीडियो में अगर ऑडियो अभी अवेलेबल नहीं है, वीडियो मान लीजिए कि म्यूट है या फिर वीडियो में ऑडियो नहीं है, तो वो भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। मतलब कि जिसमें आप देख करके संचार, जैसे फोटो हो गया, पोस्टर देख करके आप समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। इस तरीके के जो संचार होते हैं वो आपके विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि कहिए कि विजुअल दृश्य संचार कहलाते हैं। एडवांटेज क्या है विजुअल कम्युनिकेशन के? तो यूजफुल फॉर इलिटरेट पर्सन, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कई सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको कभी-कभी फिगर, पोस्टर वगैरह दिखाओ, उसके सहायता से समझाओ, तो वो समझ जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा कहिए कि ये उपयोगी होता है। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडिया, विचारों की जटिलता को कम कर देता है। जैसे आप लिख करके कोई लंबा टॉपिक वर्णन कर रहे हैं, वही आप डायग्राम में फोटो दिखा देंगे कि हाँ एक पेड़ है, कोई बच्चा कहिए कि उसको लगा रहा है, तो कोई देख करके समझ जाएगा कि हाँ पेड़ लगा रहा है या फिर ये कर रहा है। तो इसमें जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है और जटिलता को उनके कम कर देता है। इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग, आकर्षक भी होता है देखने में, भाई अच्छा अगर फिगर हो, डायग्राम हो, उसकी मदद से, और पोस्टर की सहायता जब आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप ही अगर मान लीजिए कि पढ़ाई करते हैं, तो लिखित के साथ-साथ अगर आपको फोटो वगैरह भी दिखा के पढ़ाया जाए, देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और समझ में भी आपको आएगा। तो यही कहा जा रहा है, इंटरेक्टिव होता है और आकर्षक होता है। फिर ईज़ी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान होता है, क्लियरिटी होती है और परमानेंट इसका भी, जब पोस्टर वगैरह है तो ज़ाहिर-सी बात है वो परमानेंट आपका एक तरीके से रिकॉर्ड ही है। फिर इसके डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स की बात करें तो मे बी कॉस्टली, कभी-कभी महँगा ही पड़ जाता है। भाई पोस्टर आप बनवा रहे हैं, जो भी पिक्चर है, तो कभी-कभी महँगा ही पड़ जाएगा। टेक्स मोर टाइम, समझाने में ओरल कम्युनिकेशन की अपेक्षा इसमें कहिए कि ज़्यादा समय लगता है।
नॉट फॉर ब्लाइंड पर्सन, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए नहीं है भाई। कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको पोस्टर से कैसे समझाओगे, कैसे कम्युनिकेट करेगा वो कि पोस्टर दिखाओगे भाई, जब अंधा ही देख ही नहीं पाएगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें कोई सटीक रूल्स वगैरह नहीं होता है कि हाँ इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से कम्युनिकेट करना है, जैसे मर्जी आप वैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। प्रॉब्लम आप प्रेजेंटेशन, कभी कभी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम समस्या आ जाती है। फिर देखिए, ऑल टॉपिक्स और सब्जेक्ट मैटर्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि हर एक चीज़ को विजुअल कम्युनिकेशन के द्वारा कहिए कि नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया सकता, नहीं बताया जा सकता। कह लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई लंबा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, उसको आप कह लीजिए कि पोस्टर के थ्रू तो समझा नहीं पाएंगे, उसको तो आपको बोल करके ही या फिर लिख करके ही आपको समझाना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। तो वही कहा जा रहा है कि ऑल टॉपिक्स और ऑल सब्जेक्ट मैटर्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, नॉट बी डिस्कस्ड थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू सभी मैटर्स को, सभी सब्जेक्ट पर, सभी टॉपिक्स को कहिए कि वहाँ पे कम्युनिकेट, सभी टॉपिक्स के बारे में कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। तो ये हिंदी में सारी चीज़ें नीचे मेंशन है, इसको आप नोट्स में देख लेंगे। फिर आता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अभी ऊपर आपने विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ा, अब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या था, बस विजुअल था, केवल दृश्य था, पोस्टर था, पिक्चर था। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑडियो भी आ जाएगा। जैसे आप बोलते बोलते थोड़ा सा करिए कि गला खराब हो गया। यानी देखिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, अभी आपने ऊपर देखा विजुअल वाला, तो इसमें ऑडियो विजुअल में क्या होता है, ऑडियो भी रहता है और विजुअल भी रहता है। जैसे आप वीडियो ले लीजिए एग्जांपल एक, ठीक है, वीडियो चैट ले लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, टेलीविजन ले लीजिए, फिल्म्स ले लीजिए। तो फिल्म्स में क्या होता है, फिल्म अगर आप देखते हैं या टीवी देखते हैं, उसमें वीडियो भी रहता है और ऑडियो भी रहता है, जिससे समाचार ही आप देख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑडियो विजुअल, यहाँ पे देखिए ये मिस टाइप हो गया, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो लिखा है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज पासिंग इन्फॉर्मेशन एज इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड विजुअल कंपोनेंट, यानी कि साउंड भी रहता है और विजुअल कंपोनेंट भी रहता है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अभी इसके चलिए एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज आप ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन या फिर विशेषता कह लीजिए, ईजियर टू रिमेंबर, यानी कि याद रखना आसान होता है। जब भी आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो होता है ना कि आपके दिमाग में बैठ जाता है, अरे यहाँ पे आज ये हुआ है, तो इसमें कहिए कि याद रखना, आप फिगर भी देखते हैं, डायग्राम वगैरह भी देखते हैं और ऑडियो भी रहता है, तो याद रखने में काफ़ी आसान होता है। वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग, टीचिंग में भी काफ़ी, शिक्षा में काफ़ी प्रभावशाली है। जो भी टीचर वगैरह पढ़ाते हैं या फिर जो भी चीज़ आप, जैसे अभी फिलहाल में ही आप देख रहे हैं, तो एक तरीके से कहिए कि मेरी आवाज़ भी आपके सामने जा रही है और वीडियो में आप सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं। अभी आपने ऊपर डायग्राम देखा, तो इससे समझने में भी आसानी होती है, पढ़ाने में भी, न्यूज़ के लिए भी वेरी इफेक्टिव, और न्यूज़ के लिए भी काफ़ी कहिए कि कारगर है। फिर सूटेबल फॉर मास एजुकेशन, सामूहिक शिक्षा के लिए काफ़ी उपयुक्त है कि मास कम्युनिकेशन के लिए एक साथ कहिए कि कई सारे लोगों को यहाँ पे शिक्षा भी दी जा सकती है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे अभी आप फिलहाल में मुझसे शिक्षा थोड़ा बहुत प्राप्त कर रहे हैं। फिर ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में काफ़ी आसान होता है, काफ़ी सिंपल होता है कि हाँ आपके सामने उसका फिगर भी है, डायग्राम भी है, हर एक चीज़ है। इसके अलावा आप बोल कर भी अगला समझा रहा है तो समझने में भी काफ़ी आसान होता है। इसका भी एक परमानेंट रिकॉर्ड बन सकता है। और रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडिया, विचारों की जटिलता को भी कम कर देता है। जिसमें मान लीजिए कि वीडियो भी है, ऑडियो भी है, तो आपके विचारों की जटिलता को क्या कर देगा, कम कर देगा। जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ अगला बताना चाहते हैं, वो अपनी सारी चीज़ों को आसानी से बता सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेज अर्थात ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो महंगा पड़ता है भाई, जाहिर सी बात है। और टेक्निकल फॉल्ट्स की भी समस्या रहती है, कभी कभी तकनीकी दोष आ जाते हैं, नेटवर्क चला गया, कोई सिस्टम खराब हो गया, तो आप कहिए कि कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो संचार संपन्न नहीं हो पाएगा। टेक्स्ट टाइम, समय भी लेता है। नेटवर्क प्रॉब्लम, वही ऊपर मैंने आपको बता दिया। इट इज़ हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स, कभी कभी ये होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको टीवी की लत लग गई, टीवी मतलब बीमारी नहीं, टीवी टेलीविजन की लत लग गई, तो क्या करेगा, वो आपका टीबी होता है, ठीक है, और ये आपका टीवी होता है, टेलीविजन होता है। टेलीविजन हो गया या फिर मोबाइल ही ले लीजिए, अभी तो फिलहाल में मोबाइल ज़्यादा चल रहा है, टेलीविजन तो काफ़ी करिए पुराना एक हो गया है। इसकी लत लग गई तो इससे क्या हुआ, विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा करिए कि नुकसान होता है। मोबाइल में दिन भर में फ्री फायर, पबजी, ये वो इधर उधर लगे रहते हैं। हालांकि चलिए गेम वगैरह खेलिए, वो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत चलिए माइंड फ्रेश हो जाता है, आधे घंटे 1 घंटे खेल लीजिए। लेकिन कभी कभी बच्चे 12 घंटे 14 घंटे ऐसे, कई कई को मैंने देखा है 6 6 घंटे 8 8 घंटे लगातार बैठे रह जाते हैं, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को चलते विद्यार्थियों को करिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा और सारे नुकसान है भाई, मोबाइल चलाएंगे तो आपका आँख खराब होगा, ठीक है। फिर मेंटली इशू, आपका लिए कि मेंटली तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे, फिजिकली भी फिट नहीं रहेंगे, मेंटली भी फिट नहीं रहेंगे। तो ये बहुत सारे इसके करिए नुकसान है। आप उस सारे टॉपिक्स को अपने हिसाब से, सारे चीज़ों को सारे टॉपिक्स में इसके मतलब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में सारे टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप अनहेल्दी हो गए, ठीक है, भाई दिन भर आप फ्री फायर खेल रहे हैं, बैठे बैठे खेल रहे हैं, डेली 6 घंटे 8 घंटे बैठ करके खेल रहे हैं, फिजिकल कोई का आपका एक्सरसाइज हो नहीं रहा है, मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सारे तो इसको नुकसान ही है। सारी चीज़ें का आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आइए, गैर मौखिक संचार में आइए। देखिए, द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट यूजिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, गेस्चर्स, वैरायटी ऑफ वॉइस,
दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। देखिए अभी आपने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसके पूरे टाइप्स को आपने देखा, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को आपने देखा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गया, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बस सिंपली आप समझ लीजिए कि जिसमें आपका संचार बॉडी के इशारे के द्वारा, इशारे के द्वारा, चाहे वो आपका फेस का मूवमेंट हो या फिर आई का मूवमेंट हो फेस में ही, इसके अलावा हैंड मूवमेंट हो, बॉडी का किसी भी पार्ट्स का मूवमेंट हो, उसके द्वारा आपका कह लीजिए, या फिर वैरायटी ऑफ वॉइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैरायटी ऑफ वॉइस। वैरायटी ऑफ वॉइस का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई गूंगा है, ठीक है, वो बोल नहीं सकता है, तो होता है ना ए ओ, या फिर किसी किसी का उनका अपना कोड हो जाता है, ऐसे ऐसे बात करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। जैसे कोई गूंगा है, वो किसी से डेली बात करता है, तो एक सटीक फॉर्म में जैसे कर दिया और हाथ का इशारा कर दिया कि वो लाओ वो लाओ, मतलब उनका एक तरीके से कम्युनिकेट करने का वो धीरे धीरे बैठा लेते हैं कि हाँ इस तरीके से हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा, तो अगला देख करके समझ जाएगा। तो वैरायटी ऑफ वॉइस, वो कई तरीके से बोल सकते हैं, जो गूंगे टाइप के व्यक्ति होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो कई तरीके से बोल सकते हैं। वैरायटी ऑफ वॉइस उनके पास कई तरीके का होता है। और कम्युनिकेट जो इशारे इशारे की चीज़ें हो गई, बॉडी मूवमेंट, वो तो अलग की चीज़ है कि हाँ चलिए बॉडी मूवमेंट, तो जो बोल नहीं पाएंगे उनके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि भाई जो उसमें मतलब इसमें बोलना होता ही नहीं है, बस बॉडी मूवमेंट्स के पार्ट से, या फिर आप बोल रहे हैं तो वैरायटी ऑफ वॉइस, यानी कि आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो बोल नहीं सकते हैं, गूंगे होते हैं, उनकी भी बातों में कई तरीके की चीज़ें होती है कि किस टाइप से बोलेंगे, ऊ करेंगे तो किसका मतलब क्या होगा, जिससे जो समझने वाला होता है, जिसके साथ वो रहते हैं, वो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। अथवा में एक और डिफिनेशन दिया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, यानी कि बिना वर्ड से, बिना शब्दों के जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन ऑकर इन ए वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। इसमें आपका ये पूछा जाता है, जेस्चर कम्युनिकेशन कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, जेस्चर कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, तो यही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा संचार, मतलब जब आप इशारे में संचार करते हैं तो इसको डिफाइन कीजिए। तो यही जो नॉन वर्बल का डिफिनेशन है वही आपके जेस्चर कम्युनिकेशन का भी डिफिनेशन है, सिंपल है, अलग भी मैंने आपको यहाँ पे नोट किया है। तो हाँ, ये अब मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे नीचे चलिए एडवांटेज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लाभ और विशेषताओं को देख लीजिए। तो इम्प्रूव्स रिलेशनशिप, रिश्तों में सुधार होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन होगा तो फेस टू फेस ही होगा, जाहिर सी बात है, सामने रहेंगे। अब कहीं और आप मोबाइल फ़ोन पे भी तो ऐसे करिए कि नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इशारों की, बॉडी मूवमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब देखेंगे सामने तभी तो हो पाएगा। तो रिश्तों में कहिए कि इमोशनल अटैचमेंट होता है, जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट होगा तो वहाँ पे रिश्तों में भी सुधार होगा। बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि विश्वास पैदा करता है, विश्वास का निर्माण होता है जब साथ रहेंगे, साथ में कम्युनिकेट करेंगे। और जो कहिए कि इस टाइप के लोग होते हैं जो थोड़े से गूंगे टाइप के हो, बहरे टाइप के हो, तो उनसे थोड़ा सा इमोशनली लोग अटैच भी रहते हैं। इमोशनल कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ वही मैंने आपको ऊपर बताई। नो प्राइवेसी इशू, कोई गोपनीयता की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उनका अपना कोड लैंग्वेज होता है, वो कैसे बात करते हैं, इसमें कोई प्राइवेसी इशू कोई चीज़। अब ये नहीं कि वो बोल दिया कि हाँ इसका कोड ये है, तो अब अगला समझ गया देख लिया, या कहिए कि प्राइवेसी लीकेज हो गया, कोई चीज़ वायरल हो गई या फिर लीक हो गया, कोई उसका पर्सनल चीज़ था वो लीक हो गया, तो ऐसी तो कोई समस्या है नहीं उनके सामने, इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। एक्सरसाइज ऑफ सम बॉडी पार्ट्स, किसी किसी बॉडी पार्ट्स का, जैसे कि आप बार बार हाथ हिला करके या फिर ऐसे करके बॉडी वगैरह, या फिर कहिए कि फेस एक्सप्रेशन, फेस मूव करते हैं इधर उधर, तो इससे कहिए कि आपका थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हैं, आप तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहीं पे मान लीजिए कि आप नॉर्मली बोल करके या फिर लिख करके करते, तो आपका बॉडी मूवमेंट होता नहीं। और इसी के चलते जब आप बॉडी मूवमेंट के चलते कहिए कि आप कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें आपका एक्सरसाइज भी आ जाता है कि थोड़ा बहुत चलिए आपका एक्सरसाइज हो गया, और इसमें कोई लागत नहीं लगती है। अब इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं, ड्रॉबैक्स को देखते हैं। तो इसमें कोई रूल, कोई नियम नहीं होता है, वो जैसे चाहें, जैसे मर्जी वैसे बात करेंगे। इम्प्रिसाइज एंड अनएक्यूरेट, यानी कि अस्पष्ट और गलत भी हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, जब रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं है और वो बोल भी नहीं सकता, अगला नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है, तो इसमें कभी स्पष्टता की कमी रहती है, ठीक है, इसमें शुद्धता की भी कमी रहती है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कभी कभी समझने में भी कठिन होता है, बार बार समझना पड़ता है कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, सही से बताइए। तो बॉडी मूवमेंट करके बताएगा, ऐसे इशारे में बताएगा, तो समझने में काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, यानी कि ये देखिए संस्कृति दर भिन्न होता है। जैसे लखनऊ में कुछ और है, जैसे यहाँ के कोड भाषा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि इशारे में कुछ बात कर रहे हैं, कई सारे इशारे ऐसे होते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है। कहीं और कल्चर में जाएंगे, किसी और एरिया में चले गए, किसी और राज्य में चले गए, तो वहाँ का कल्चर कुछ और होगा, वहाँ पे नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने का, इशारे में बातें करने का करिए कि कुछ और होगा। जैसे कि आप उंगली के कई सारे साइन होते हैं, कैसे दिखाएगा, कोई अंगूठा दिखाएगा, थम्स अप करेगा, मतलब हाँ सब ठीक है, बढ़िया है। कहीं और पे ये तो सारी चीज़ें हर जगह कॉमन है। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें होती है जो कल्चर टू कल्चर करिए कि वेरिज होती है, बदलती रहती है, तो उसमें समस्या आती है कम्युनिकेट करने में भी।
फिर देखिए कैन नॉट बी यूज्ड एज ए पब्लिक टूल फॉर कम्युनिकेशन, इसे पब्लिक संचार के लिए सार्वजनिक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये आपका करिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संचार के लिए सार्वजनिक उपकरण के रूप में इसे उपयोग नहीं किया जा सकता है। कि मान लीजिए कि आप पब्लिकली नॉन वर्बली करिए कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पब्लिकली आप सभी को कुछ कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं, तो इसमें समस्या आ जाएगी, ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। नो परमानेंट रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता है और समय भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका लगता है। फिर जेस्चर कम्युनिकेशन वही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही आपका एक तरीके से जेस्चर कम्युनिकेशन कहलाता है। तो देखिए ए जेस्चर कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच विजिबल बॉडीली एक्शंस कम्युनिकेट पार्टिकुलर मैसेज either in the place of speech or spoken words. Gesture include movement of the hands, face और अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, यानी कि जेस्चर कम्युनिकेशन में वही होता है कि आप बॉडी पार्ट्स को, यानी कि बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, चाहे वो फेस हो आपका या फिर अदर पार्ट्स हो, जो भी हो, हैंड हो, उसको मूवमेंट करके करिए कि कम्युनिकेट करते हैं। इसी को ही हम इशारा संचार कहते हैं। देखिए इशारा संचार यानी कि गैर मौखिक संचार का एक गैर नॉन वर्बल कम्युनिकेट यानी कि गैर मौखिक संचार का रूप है, जिसमें भाषण या बोले गए शब्दों के स्थान पर दृश्यमान शारीरिक क्रियाएं विशेष संदेश का संचार करती है। हाव भाव में हाथ आ गया, आपका चेहरा आ गया, शरीर के अन्य अंगों भागों की हरकतें शामिल होती है, यानी कि उनका मूवमेंट शामिल होता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो सोलिड इमोशनल बॉन्ड, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते चलिए कि हाँ करिए कि इमोशनली काफी ज्यादा लोग अटैच होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जेस्चर कम्युनिकेशन करेंगे मतलब कि आप दोनों लोग पास में फिजिकली करिए कि अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जेस्चर कम्युनिकेशन मतलब इशारे इशारे में संचार। अब ये नहीं कि फोन पे इशारे इशारे में संचार तो हो नहीं पाएगा कि फोन पे आप बता रहे हैं हाथ हिला करके वो अगला देख रहा है, हाँ उसमें भी हो सकता है कि वीडियो कॉलिंग आप कर रहे हैं तो वो अलग की चीज है, तो भी आपका एक तरीके से फेस टू फेस ही हो जाएगा। तो सॉलिड इमोशनल बॉन्ड होता है, नो प्राइवेसी इशू, कोई प्राइवेसी इशू नहीं होता है। इंप्रूव रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते में सुधार, रिश्तों को सुधारता है, कोई ज़्यादा लागत नहीं होती है। तुरंत आपको कह लीजिए तत्काल प्रतिक्रिया, तुरंत आपको क्विक रिस्पॉन्स कह लीजिए, तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है। कॉर्टियस होता है, विनम्र होता है। फ्री एक्सरसाइज हो जाता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स को मूव कर रहे हैं, तो उसमें आपका फ्री एक्सरसाइज भी हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, कमियां क्या क्या है, ड्रॉबैक क्या क्या है, हानि क्या क्या है कह लीजिए। तो ये देखिए नो परमानेंट रिकॉर्ड, कोई अस्थायी रिकॉर्ड नहीं होता है, समय भी काफ़ी ज़्यादा लेता है। फिर कोई रूल्स, कोई नियम, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए नहीं होता है कि ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करना है, जैसे चाहे वैसे मर्जी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करिए कि समझने में भी कठिन होता है, और इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, यानी कि यह संस्कृति दर संस्कृति भिन्न होता है, अलग अलग होता है, बदलते रहता है। फिर आता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आपने दो टाइप्स देखा था, ठीक है। स्टाइल एंड पर्पज के आधार पे आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन देखिए, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल मतलब ऑफिस में, डिपार्टमेंट वगैरह में, प्रोफेशनली वे में करिए का उपयोग होता है, तो इसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज द मस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल, प्लान्ड एंड फॉलोज प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल्स, यानी कि कुछ नियमों को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ये नहीं जैसे गांव में आप बोल दे रहे हैं कि चलो खेलने ये वो, ऐसे ऐसे आप कंपनी में, डिपार्टमेंट में ऐसे प्रोफेशनली वे में कहीं तो बोल नहीं सकते हैं। तो इसका एक करिए प्री डिफाइंड या फिर प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं, इसका एक सटीक प्रोटोकॉल्स होता है कि इसी तरीके से इसी वे में कम्युनिकेट करना है। कोई कस्टमर आए, हेलो सर, नमस्ते सर, ऐसे करना है कि ये नहीं कि हाँ बताइए क्या काम है, ऐसे डायरेक्ट तो आप कहेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है, हिंदी में सारी चीज़ें मेंशन है। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लिखित संचार संचार का सबसे औपचारिक रूप है। औपचारिक संचार आधिकारिक, नियोजित और पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। जैसे आप लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर हो, रिपोर्ट लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, ये सारे क्या है आपके एक तरीके से ऑफिशियल। रिटन कम्युनिकेट तो कर रहे हैं आप, ठीक है, या फिर ऑरल ही करें, ऑरल कम्युनिकेट ही करें। प्रोफेशनल वे में बात करें कि हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ, ऐसे जाते हैं ना आप कंपनी में कहीं भी, तो इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होता है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी कि एक तरीके से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो देखिए इंक्रीज डिसिप्लिन, कलिए का अनुशासन बढ़ाता है। जब आप अच्छे से अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को बात करते हैं, चाहे आपका कस्टमर हो गया, चाहे आप किसी से भी बात करते हैं, तो अनुशासन बढ़ाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं रिश्तेदारी में आप जाते होंगे, तो आपके घर के बच्चे हो गए, उनके घर के बच्चे हो गए, जब आप घर आएंगे तो कहेंगे अपने बच्चों से या फिर अपने लोगों से, देखिए कितना उनका अनुशासन कितना अच्छा था, अच्छे से नमस्ते करते थे, अच्छे से रहते थे, चिल्लाते उल्लाते नहीं थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करिए कि उनकी तारीफ करते हैं कि ऐसे थे, इतने अच्छे थे। तो ये क्या करता है, इंक्रीज डिसिप्लिन, अनुशासन को बढ़ाता है। रिलिएबल यानी कि विश्वसनीय होता है, क्लियरिटी होता है, करेक्टनेस होता है, इनहेंसिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म यानी कि व्यावसायिकता में वृद्धि भी करता है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस यानी कि अस्थायी रिकॉर्ड है, और कॉन्फिडेंस भी करिए कि बढ़ाता है कि जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से सबसे व्यवहार से अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और बिल्डिंग ट्रस्ट यानी कि कहिए कि वहाँ पे चीज़ें भी, जो आपका ट्रस्ट है वो भी आपका बढ़ते रहता है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, परमानेंट रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा
और ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, भरोसा और आत्मविश्वास का निर्माण, इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर चलिए परमानेंट रिकॉर्ड भी इसका रहता है। फिर देखिए डिसएडवांटेज, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, तो नो इमोशनल कनेक्टिविटी, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ज़्यादा कभी कभी समय भी ले लेता है। जैसे आप कस्टमर केयर पे ही बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने वोडाफोन, जियो, कहीं भी आपने कस्टमर केयर पे मिला दिया, और जब कोई मेल पर्सन है, फीमेल कोई मिल गया, तो पता चले कि 1 घंटे 2 घंटे लेकर के बीत गया उधर ही, इधर-उधर उल्टी चीज़ें, फालतू चीज़, मतलब फालतू चीज़ों की बारे में बात करते हैं। तो वही टेक्स्ट है, इसी में आपका क्या हो गया, समय तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया, और आपको तो करिए मज़ा आ रहा है, तो ये इसमें भी आपका समय बहुत कभी-कभी लगता है। प्राइवेसी इश्यू, गोपनीयता की भी कभी-कभी समस्या रहती है, तो सारे चीज़ों जो प्राइवेसी इश्यू आ गया, ये तो हर एक कम्युनिकेशन के टाइप्स में आ जाएगा। और देखिए नो इमीडिएट फीडबैक, ठीक है, कोई तत्काल प्रतिक्रिया कभी-कभी नहीं होती है। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो कभी-कभी तो करिए कि तत्काल प्रतिक्रिया आ जाती है। अब मान लीजिए कि आप फॉर्मल कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, जो लिख करके कर रहे हैं, नोटिस के थ्रू, लेटर के थ्रू, तो कभी-कभी तत्काल प्रतिक्रिया इसमें तो आएगी नहीं, तो वही कहा जा रहा है कि नो इमीडिएट फीडबैक। और फिर आपका कॉस्टली भी कभी-कभी महँगा भी आपका पड़ जाता है। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो वही आप घर पे या फिर इधर-उधर जैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। इसमें कोई सटीक रूल और रेगुलेशन वगैरह नहीं होता है। तो द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयरइन द इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड स्पॉन्टेनियसली बिटवीन 2 और मोर पर्सन विदाउट कन्फर्मिंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल्स, प्रोसेस, सिस्टम एंड फॉर्मेलिटी। यानी कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, जैसे उठे जैसे मर्जी वैसे बात करे, किसी को रे कहे, तू कहे, आप कहें, जैसे मर्जी वैसे बात कर सकते हैं। तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके लाभ क्या-क्या हैं, तो इनकरेज ओपन डायलॉग्स, ठीक है, खुले संवाद को प्रोत्साहित करता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप कहीं भी किसी फील्ड में कैसे भी बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो कभी-कभी जैसे आप किसी के बीच में हैं, आप दोस्तों के बीच में हैं, खूब मज़ाक कर रहे हैं, खूब बात कर रहे हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, खुले संवाद को कहिए कि अपने डायलॉग को एक तरीके से प्रोत्साहित करता है, और उनको भी अच्छा लगता है, तो इनकरेज ओपन डायलॉग। फिर फोस्टर टीम स्पिरिट, यानी कि टीम भावना को भी बढ़ा देता है, कभी-कभी बढ़ावा देता है। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप, बार-बार आप मज़ाक करते हैं, अच्छा मज़ाक करते हैं, मज़ाक का मतलब ये नहीं खराब मज़ाक, अच्छा मज़ाक करते हैं, तो रिश्तों में भी सुधार आता है। इमीडिएट फीडबैक, इसमें भी तत्काल प्रतिक्रिया होती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका मैनेजर है और आप हैं, और मैनेजर आपका काफ़ी कहिए कि अच्छे दिल का है, बार-बार आपसे कम्युनिकेट करता है, अच्छे से बात करता है, तो आपको भी लगेगा कि अरे कम अपना हमारा जो मैनेजर है काफ़ी अच्छा है, अच्छे से बात करता है, तो आप भी ज़्यादा नुकसान नहीं, उसके अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अच्छे से काम भी करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब आप अच्छे से काम करेंगे, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी ही। तो यही होता है, अच्छे से किसी कंपनी में काम करते हैं, उसका मालिक अच्छा होता है, तो आप भी अच्छे से काम करते हैं। उसका मालिक अगर थोड़ा-सा कहिए कि हार्ड टाइप का है, स्ट्रिक्ट नेचर का है, तो आप भी क्या करेंगे, काम में करिए कि काफ़ी ज़्यादा कोताही करेंगे, गलत तरीके से काम करेंगे, फिर बाद में कंपनी छोड़ देंगे। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो जितना अच्छा मालिक होगा, उतने अच्छे से कहिए कि उसके लेबर उससे कहिए कि अटैच रहेंगे, और उतने अच्छे से काम करेंगे। जब अच्छे से काम करेंगे, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी ही होगी। नो कॉस्टली, जो ज़्यादा महँगा नहीं, कभी-कभी महँगा पड़ जाता है हल्का-फुल्का, और इस प्रकार से नॉर्मली देखें तो ज़्यादा महँगा आपका नहीं पड़ता है, नो कॉस्ट होता है इसमें। फिर डिसएडवांटेज क्या-क्या है इसके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, तो वही रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, और इट क्रिएट्स र्यूमर्स, अफवाहों को कभी-कभी ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में या फिर ऐसे ही आप कुछ भी बोल देते हैं गाँव में, समाज में, कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी आप देखते होंगे। अभी आपने फ्लाइट में एक देखा होगा कि उसमें कि एक संदिग्ध का आइटम का कि हाँ, इसमें बम है, ये सारी चीज़ें के बारे में किसी ने बताया था, तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये अफ़वाहें भी फैला देता है कभी-कभी। इट क्रिएट्स र्यूमर्स, यानी कि अफ़वाहें फैला देता है। नॉर्मली आपने उठा, आपने कह दिया कि ये है, इसमें ये है, ये ब्लास्ट होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, तो इससे कहिए कि अफ़वाहें भी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। इट क्रिएट्स मिस इन्फॉर्मेशन, वही इसमें गलत सूचना भी फैलती है। प्राइवेसी की इश्यू भी रहती है। इनएक्यूरेट, यानी कि इसमें ये तो पूरा एक तरीके से गलत ही होता है इनफॉर्मली। आप क्या बोलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी आप आधा सही बोलते हैं, कभी गलत बोलते हैं इनफॉर्मली वे में। फॉर्मली में बात करें, तो वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, अधिकतर वहाँ पे सही बोला जाता है, और इसमें आप गलत में या फिर नॉर्मली अपने व्यवहार में मज़ाक-मज़ाक में या फिर कुछ गलत बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं, तो इसमें गलत वगैरह ज़्यादा रहता है। फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स फास्ट, यानी कि फर्जी सूचनाओं को तेज़ी से यहाँ पे फैल जाता है। जैसे आपने किसी को बताया गाँव में, अरे ये हो गया, ऐसे हो गया, नॉर्मली ऐसे मज़ाक-मज़ाक में कुछ बता दिया, वो काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। कोई बड़ा मैटर पे, किसी बड़े मैटर पे आपने अगर बात कर दिया है, तो ये कहिए कि फर्जी सूचना काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो आई होप कि लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।